नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को बेहतर ढंग से पढ़ते हो, अच्छे ढंग से समझ रहे हो, तो भैया इनसे ही रिलेटेड और हो सकता है कि यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं आपके एग्ज़ाम में। तो बिना समय गवाए हुए डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें मैंने आपको 2-3 तरीकों से मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस प्रश्न को कैसे लिखना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो 2-2 नंबर के आए हुए प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो आपको कैसे लिखना है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये सारा जो है आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। पहला प्रश्न है आपका, दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए। शायद 2021 या 22 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो जब भी कहे दिव्यांगता को परिभाषित करने के लिए तो हम कहेंगे, अभी मैं इसको भी आपको बता दूंगा, लेकिन जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, देखिए दिव्यांगता को परिभाषित करने में हम बताएंगे कि यह एक प्रकार की ऐसी स्थिति है, यह एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जहाँ पर शारीरिक और जहाँ पर मानसिक और इंद्रिय प्रतिबंध, जहाँ पर शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारे शरीर में कोई प्रतिबंध होगा, हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होगा, और हमारी इंद्रियां यानी कि हमारे हाथ हुए, हमारी कह सकते हैं कि आँख हुई, कान हुए, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध देखने को मिलता है। इससे होता क्या है, इससे जो हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, जो हमारे दैनिक गतिविधियाँ हैं या दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, दैनिक गतिविधियां या जो दैनिक जीवन के हमारे क्रियाकलाप हैं, इनको संपादित करने में हमें क्या होती है, कठिनाई होती है या इनमें प्रतिबंध लग जाता है। इसमें सामाजिक, मानसिक, आर्थिक परिवेश जो है वो देखने को मिलता है, और इन गतिविधियों को करने में क्या होती है भैया, हमें समस्याएं जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये आपका दिव्यांगता की परिभाषा के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपने शब्दों में बता दिया। अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप कहोगे सर WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दिव्यांगता एक समावेशी शब्द है जिसमें दोष, सीमित क्रियाकलाप और भागीदारी में कठिनाई शामिल है। कुछ बच्चे शारीरिक, संवेदी और मानसिक दोषों के साथ जन्म लेते हैं। कुछ अन्य बच्चों में वृद्धि के दौरान कुछ दोष विकसित हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक, संवेदी और मानसिक दोषों के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म के बाद उनकी वृद्धि में या विकास में किसी भी प्रकार का जो दोष है वो विकसित हो जाता है, जिससे वे अपने दैनिक कार्यों को करने में जो अक्षमता है वो देखने को मिलती है। और यही भैया आपका क्या कहलाएगा, दिव्यांगता कहलाएगा, दिव्यांग बच्चा कहलाएगा। स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि दिव्यांगता या विकलांगता किसी व्यक्ति के लिए एक नुकसान है जो किसी हानि या विकलांगता के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। किसी भी हानि, या हम कह सकते हैं यहाँ पर विकलांगता नहीं होगा, यहाँ पर अक्षमता होगा, जो किसी हानि या अक्षमता के परिणाम स्वरूप होती है, जो उस व्यक्ति की उम्र, लिंग और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के आधार पर सामान्य भूमिका को पूरे करने को जो होती है वो सीमित या रोकती है। जो भी सामाजिक आर्थिक कारक हैं उनके आधार पर जो भी सामान्य भूमिकाएं हैं उनमें सीमितता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, लगभग वहाँ पर आपको 14.5K का परिवार मिलेगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक रोग की व्याख्या कीजिए।
मानसिक रोग क्या है इसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक रोग को क्या कहते हैं, तो कहेंगे भैया इसको हम लोग कहते हैं मेंटल इलनेस। क्या कहते हैं? मेंटल इलनेस। तो मानसिक रोग क्या है? मानसिक रोग की जब भी बात आए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की ऐसी स्थिति है, यह एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जहां पर आपके तीन पक्ष, व्यवहार के तीन पक्ष, व्यवहार के तीन पक्ष, व्यवहार के तीन पक्ष, और वो तीन पक्ष कौन कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर संवेगात्मक या सामवेगिक हम कह सकते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं संज्ञानात्मक, सामवेगिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक। सामवेगिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक, ये जो हैं इसमें हमें विसंतुलन की स्थिति जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है मेंटल इलनेस के तहत। इसको हम लोग मानसिक रोग या भैया हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक रुग्णता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक रुग्णता भी कहते हैं। तो इसमें आपके सामने दिया गया मानसिक रोग एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में होने वाली किसी भी प्रकार की विकृति या अस्थिरता को संदर्भित करता है, जहां पर चिंता, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, व्यक्तिगत संघर्ष या संबंधों में कठिनाई शामिल होती है। मानसिक रोग के प्रकारों में विविध हो सकते हैं, जैसे अवसाद का होना, व्यक्तिगत विकार होना, उत्तेजना होना, हाइपर एक्टिविटी होना, या किसी चीज़ मान लीजिए कहीं पर जाना भी है तो वहाँ पर बहुत जल्दी जाकर के पहुँच के बैठ गए, या किसी प्रकार का दिमागी विकार कह सकते हैं कि एक प्रकार का फोबिया होना या अत्यधिक चिंता होना, तो ये देखने को मिलता है मानसिक रोग के अंतर्गत। इसमें हम कह सकते हैं एक परिभाषा आपकी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, निटजेल के अनुसार, और यह परिभाषा भैया 1998 में दी गई थी इनके अनुसार। इसमें कहा गया था कि मानसिक रुग्णता का तात्पर्य व्यवहारात्मक या मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले विक्षोभ से होता है, जो व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक जो पहलू हैं से मेल नहीं खाता, जिसके कारण व्यक्ति में तनाव, व्यवहारात्मक अक्षमता और सर्वांगीण क्रियाओं में असंतुलन उत्पन्न होता है। तो ये भैया आपकी परिभाषा थी निटजेल के अनुसार 1998 की। आप इसको भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका इसमें से मैं इसलिए आपको इतना बता देता हूँ कि आप 2 नंबर में कम से कम मान के चलिए कि जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मानसिक रोग की व्याख्या कीजिए, लगभग मैंने जितना लिखा हुआ है इतना तो आप लोग लिखें ही लिखें, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो 2 लाइन में आप ये लिख लोगे, 1 लाइन में आपका 1 लाइन से 1.5 लाइन में आपका ये आ जाएगा, और 4 से 5 लाइन में आपका ये आ जाएगा। तो 2 नंबर में अगर आपसे पूछ रहा है तो आप इतना आराम से लिखोगे, तभी आपको भैया बेहतर नंबर मिलेंगे। क्योंकि इस बार मैं आपको लिख कर के भी दिखा रहा हूँ कि कितने कितने नंबर आप कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे 3 अंतर्राष्ट्रीय निकाय। अंतर्राष्ट्रीय की जब भी बात करेगा तब हम लोग बात करते हैं WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO जिसको हम लोग कहते हैं। जब भी भैया बात करें कि भैया WHO, तो कहोगे सर, कभी कभी ये भी कह देता है मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो आप कहोगे सर ये है आपका जिनेवा, और जिनेवा आपका कहाँ पड़ता है? तो आप कहोगे सर स्विट्जरलैंड में, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या पड़ता है? जिनेवा। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO क्या करता है? WHO स्वास्थ्य के प्रति नीतियाँ बनाएगा, रोगों को नियंत्रित करेगा, जीवन शैली में बदलाव किस प्रकार से हो रहे हैं, वैश्विक स्वास्थ्य के मानक क्या हैं, इन सभी चीज़ों को कौन निर्धारित करता है? आपका WHO निर्धारित करता है। दूसरा आपका है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनेस्को। ये भी एक प्रकार का आपका क्या है? राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
ये भी आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 पूछा जा रहा था, मैंने 4 लिख दिए, 5वां भी मैं आपको बता दूंगा। चौथा क्या है, तीसरा क्या है सॉरी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी। तो ये भी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है आपका। और मान लीजिए कि आपको फुल फॉर्म लिखने को आती है, तो कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं सर हमको ये स्पेलिंग जो है लिखने में हमसे गलत हो जाती है। तो अगर आपसे स्पेलिंग लिखने में गलत हो जाती है तो भैया आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। तो आप इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो ये भी आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो आपका यूनिसेफ है, तो ये भी आपका क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक आपका और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अगर हम लोग थोड़ा यूनिसेफ की बात कर लेते हैं, कहोगे सर बताया भी नहीं हमें, तो भैया इसको स्थापित कब किया गया था, आई थिंक 1946 में इसको स्थापित किया गया था। और कह सकते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं इनकी सुरक्षा, संवेदनशीलता, तो इसकी रक्षा करना किसका काम है, आपके यूनिसेफ का काम है। तो जहाँ पर बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण है ना, इनकी सबकी बात करें तो किसका काम, यूनिसेफ का। यूनिसेफ में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल विवाह, नारी और बच्चों के संरक्षण, और जो भी बच्चों की श्रमिकता है, कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे उनको श्रमिक के रूप में हम अगर काम करा रहे हैं, तो भैया इनके तहत ये आपका पूरा देखरेख करता है यूनिसेफ। तो यहाँ पर आपका 1946 हो जाएगा। इसके बाद में एक आपका और है अंतर्राष्ट्रीय संगठन IDA। IDA को हम लोग क्या बोलते हैं, कहेंगे इंटरनेशनल डिसेबिलिटी एलियंस। लिख देता हूँ, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी एलियंस। ये आपका IDA होगा। ये भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत ही आता है। तो आपको 3 पूछे गए थे आपके एग्जाम में, मैंने आपको 5 बता दिए। अब आप अच्छे से 3 तैयार कर सकते हैं। आप अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहता है तो आप ये लिखोगे, और अगर आपसे राष्ट्रीय संस्थान कहता है तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए। जिसको इसको पता है राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं, केवल 2 के नाम लिख के हमें बताइए, और मैं समझ जाऊंगा कि आपको सारे के सारे राष्ट्रीय संस्थानों के नाम पता है। नेक्स्ट भैया, प्रसव में अपगर टेस्ट को परिभाषित कीजिए। अपगर, देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, APGAR, अपगर। जब भी हम लोग बात करते हैं अपगर की, तो कहते हैं अपगर में हम लोग क्या कहते हैं, तो कहोगे सर इसका फुल फॉर्म होता है अपीयरेंस, पल्स, जर्मिक, एक्टिविटी एंड रिस्पिरेशन। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपके पास नहीं लिखा है, नहीं याद है, तो याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म अगर आपको सारी की सारी देखनी है तो भैया प्लेलिस्ट बनी हुई है फुल फॉर्म्स की, और इतनी वीडियोस वहाँ पर अपलोड हैं, अगर आप उनको बेहतर देख लोगे तो वहाँ से छूट के नहीं जाने वाली। हर पेपर में 5-5 नंबर की आती है, 26 से 27 फुल फॉर्म आपको उन्हीं में से देखने को मिलेंगी। तो अपगर की बात करता है, तो जब हम अपगर की बात करते हैं तो अपगर जो था, ये जो टेस्ट है, ये वर्गीनियस अपगर के नाम पर इसको रखा गया, जो कि आपके जोन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की एक पेस्ट्रियन थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये आपका अपगर जो टेस्ट है, ये आपका टेस्ट नवजात शिशुओं की स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो नवजात शिशु होता है, जब जन्म लेता है, तो उसकी स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए देखा जाता है
कि भैया बच्चे का रंग कैसा है, बच्चा जो हृदय है उसकी धड़कन कितनी बार दे रहा है, श्वसन का स्तर क्या है, शारीरिक लचीलापन कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो ये सब पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं आपके इस अपगर टेस्ट के दौरान, जहाँ पर इसके मूल्यांकन में मुख्यतः 5 क्षेत्र, जहाँ पर शिशुओं की नींद, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका बच्चे का रंग और बच्चा किस प्रकार से उसके हृदय की जो धड़कन है उसको मापा जाएगा, उत्तेजना कितनी है बच्चे में वो नापा जाएगा, और बच्चे की उच्चता नापी जाएगी, सांस संबंधी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नापी जाती हैं। 1 से 10 तक बच्चे अंक जो हैं वो प्राप्त करते हैं, जिनमें कुल मान 0 से 10 के बीच होता है। इस तरह अपगर स्कोर नवजात शिशुओं को अंक, जो भी नवजात शिशु हैं इनको अंक देने में मदद करता है और इनकी गुणवत्ता और सही देखभाल प्रदान करने में मदद करता है। तो ये आपका अपगर था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऑटिज़म क्या है। ऑटिज़म की अगर बात की जाती है तो हम लोग ऑटिज़म से, नाम से स्पष्ट है, ऑटिज़म यानी कि स्वलीनता। तो हम कहते हैं भैया बच्चा स्वयं में लीन है, यानी कि बच्चा आत्मविमोह है या स्वपरायणता देखने को मिलती है। इसमें बच्चा 3 साल तक, जन्म से 0 से 3 वर्ष तक आपका ये जो है वो स्वलीनता आपको देखने को मिलती है बच्चे में। इसमें बच्चे का व्यवहारिक, जो सामाजिक व्यवहार है, वहाँ पर जो बच्चे का कह सकते हैं कम्युनिकेशन है वो बच्चे की प्रभावित होती है। बच्चा आपकी तरफ देखेगा नहीं, बच्चा बार बार चीज़ों को दोहराएगा, और इसमें हमें देखने को मिलता है कि भैया बच्चा स्वयं में ही लीन रहता है, अपने चीज़ों में परिवर्तन नहीं करता और आपकी तरफ भी ध्यान नहीं देता। यानी कि बच्चे का सामाजिक कौशल, संप्रेषणात्मक कौशल, बच्चे का कह सकते हैं कि आपका जो बच्चा होगा उसमें जो व्यवहार होगा उसमें कमी देखने को मिलेगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वलीनता जो होती है वो एक प्रकार की विकासात्मक, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं विकासात्मक स्वलीनता, क्या एक प्रकार की विकासात्मक दिव्यांगता है जो बच्चे में, क्योंकि सामाजिक व्यवहार होगा, तो जब सामाजिक व्यवहार होगा तो बच्चे का संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया, इसको भैया क्या होगा, इसको प्रभावित करेगा। मैंने आपको बताया जीवन के प्रारंभ के 3 वर्षों तक ये आपका हो सकता है। इसमें बच्चा बार बार क्रिया को दोहराएगा, दिनचर्या में परिवर्तन, अनुक्रिया, संवेदी अनुभूति यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बच्चे का शैक्षिक निष्पादन जो है वो काफ़ी पिछड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑटिज़म था ये हम लोग कह सकते हैं कि ऑटिज़म की परिभाषा भी मैंने आपको एक तरीके से बता दी और आपको ऑटिज़म के बारे में भी बता दिया। जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई वो आपकी परिभाषा थी अमेरिकन विकलांगता अधिनियम 1990 की। स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है जो मुख्य रूप से बच्चे के शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण तथा सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से यह घटना 3 वर्ष तक आपकी पूर्ण होती है और जो बच्चे के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी सभी लक्षण बताए। बच्चा बार बार क्रिया को दोहराएगा, बच्चा दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करेगा या करेगा तो बहुत बेहतर ढंग से और आपसे कोई भी मतलब नहीं रखेगा, यानी कि आपकी बातों को ध्यान नहीं देगा। संवेदी अनुभूतियाँ देखने को मिलती हैं। जब बच्चे गंभीर हो जाते हैं वहाँ पर भावात्मकता और कम देखने को मिलती है और बच्चे का जो शैक्षिक निष्पादन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चा सामाजिक संवेदना में कमी देखने को मिलेगी बच्चे की। बच्चे में कह सकते हैं कि स्थिरता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। बच्चे की भाषा में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑटिज़म से संबंधित थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। झूम के जितने भी आपके ग्रुप हैं
जितने भी आपके पास ग्रुप हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।